नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जिन्हें सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। प्रैक्टिस सेट आपका 10 होगा जो 21 जनवरी के लिए आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। साथ ही साथ इससे पहले मैंने 4 वीडियो यानी कि सेट प्रैक्टिस सेट 4 बना रखा है। नहीं देखा है यदि आपने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप जाकर के उनमें क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। प्रैक्टिस में हम बात करें यहाँ पर तो चलिए आज सीडीपी को देखते हैं। सीडीपी क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। कुल प्रश्न आप सभी को पता है 150 अंक 150 और समय आपको 2.5 घंटे का प्राप्त मिलता है। पेपर की बात करें तो पेपर आपका पहला रहेगा, प्रश्न पत्र पहला जो 1 से लेकर के 5 तक पूछा जाता है। क्वेश्चन दोनों में अलग नहीं होते हैं, सीडीपी में लेकर के पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, बस लेवल थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन का, सिर्फ थोड़ा सा 1 ही 2 क्वेश्चन का हाई करके पेपर 2 में इसी प्रकार के क्वेश्चन को दे दिया जाता है। अदरवाइज पेपर 1 पेपर 2 में सीडीपी का जो सिलेबस है सेम टू सेम मिलता है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में सबसे पहला क्वेश्चन यदि आप देखेंगे कि किस प्रकार से पूछा गया है तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को प्राप्त होगा कि बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ ऑप्शन 1 है आपके सामने, उनके अनुभवों और एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। ऑप्शन 2 आपको कहता है कि उन्हें खेलने का मौका मिले, या ऑप्शन 3 कहता है कि उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, या ऑप्शन 4 है कड़ा अनुशासन हो। सही उत्तर आप गैस कीजिए कि इनमें से जो सही उत्तर होगा वो क्या हो, क्योंकि बच्चे के उसी वातावरण से रिलेटेड पूछा जाए। जरा इन्वायरमेंट में किस प्रकार से वो सीख सकते हैं जहाँ साथ ही साथ उनके अनुभव हो या भावना साथ साथ मिले, या फिर सिर्फ खेलने का मौका दिया जाए, या फिर मित्र बनाने का मौका दिया जाए, या कड़ा अनुशासन हो। तो सबसे पहले कड़ा अनुशासन ऐसे देखते के साथ कट जाएगा। सिर्फ मित्र बनाने से तो काम चलेगा नहीं, और खेलने का मौका दिया जाए जरा तो ऐसा कि उन्हें मतलब वातावरण दिया जहाँ खेलने का, मित्र बनाने का, सभी चीज़ों का उन्हें मिले। तो यदि उनके अनुभव और भावनाओं को उचित स्थान मिल जाएगा तो ये दोनों स्वयं खुद ही को खुद आ जाएगा। इसलिए सबसे एप्रोप्रिएट और सही उत्तर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है माय फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन कहता है आपसे कि एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह एक किस प्रकार का उदाहरण है वो बताना है। क्या वो पहला ऑप्शन वाचिक अधिगम का है, या दूसरा प्रेक्षण अधिगम का है, या तीसरा कौशल अधिगम का है, या फोर्थ आपका अधिगम अंतरण का है। तो इनमें से आपको देखना है ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेन क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है कि विद्यार्थी यदि अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। ओके, किस प्रकार से अध्यापक निरंतर यदि टाइमली अपने स्कूल में आते हैं, टाइमली जाना, किस प्रकार से मतलब उनसे जुड़े हर समय के कार्य को सीखते हैं। तो ये उदाहरण जो है वो किस चीज़ का है। वाचिक अधिगम का तो नहीं लग रहा, प्रेक्षण अधिगम बोला जा सकता है, कौशल अधिगम का एक अलग हो गया, और अधिगम अंतरण का अलग। तो या सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, प्रेक्षण अधिगम का यह एग्जाम्पल होगा। ओके, यदि विद्यार्थी अपने शिक्षक से समय की पाबंदी सीखता है तो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं, ओके, उनके निदान के बाद क्या चाहिए। निदान हो गया ना, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है बच्चों से रिलेटेड जिन्हें हम सुनते हैं नहीं कर पा रहा है तो उसको पहले सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद उनका उपचार करते हैं। तो निदानात्मक उपचारात्मक इस प्रकार से 2 विधियां हैं। तो ये निदान के बारे में पूछा जाया जा रहा है। ऑप्शन 1 है आपका श्रृंगन अभ्यास कार्य होना, ऑप्शन 2 है आपका समुचित उपचारात्मक कार्य होना, या फिर 3rd है आपका सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, या 4th है आपका शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। सही ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे मेन पूछ रहा है कि विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है वो आपका समुचित उपचारात्मक कार्य होगा। ओके, यानी कि उनके निदान के बाद, अभी मैंने कहा था ना निदानात्मक और उपचारात्मक 2 प्रकार की जो विधियां दी गई है, सबसे पहले निदानात्मक आता है, उसके बाद क्या आएगा उपचारात्मक। ओके, तो जो पूछ रहा है कि विद्यार्थी के लिए सीखने में थोड़ी बहुत जो कसर रह गई हो तो उनको किस प्रकार से हम पूरा कर सकते हैं, यानी कि यदि हम शिक्षक है तो शिक्षक के अकॉर्डिंग तो उनको हम निदान के बाद हमको उपचारात्मक कार्य के द्वारा उनको समुचित रूप से पूर्ण करेंगे, कार्य करना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट 4 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कहता है। 4 क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। ओके, तो बताइए कि यह इंगित करता है, क्या इंगित करता है। यदि शिक्षक किसी बच्चों को हर छोटी से छोटी गलतियों पे बार बार गुस्सा कर रहे हैं तो क्या वह बच्चे का शुभ चिंतक है, यानी कि शिक्षक के द्वारा कहा जा रहा है, या उनमें यानी कि उसमें ज्ञान की कमी है, या फिर वह कुठित है, या फिर वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। तो आंसर की और बात करेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाया जा रहा है आपसे। तो क्वेश्चन पहले को रहा है आपसे कि शिक्षक का बताना है कि आप शिक्षक है, यदि छोटी छोटी गलतियां पे बच्चों पर क्रोध आ जाता है तो वो आपका किस प्रकार से इंगित करता है। वो इंगित करता है कि वह संवेदनात्मक यानी कि संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। ओके, क्योंकि यही उत्तर अप्रोप्रिएट सही चलेगा क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एनसीएफ की ओर आ जाइए। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग आप लोग एनसीएफ भी पढ़ लीजिएगा, प्लस आरटीई, ये सब जो सीसीई है ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे उनसे पूछे ही जाते हैं ये क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है कि एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना। ओके, एनसीएफ 5 के अकॉर्डिंग आपको इन ऑप्शन में से सही से आपको ध्यान में रखना। क्या वह यह भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है, या फिर एनसीएफ यानी कि यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के
संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है, या ऑप्शन 3 कहता है कि यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है, या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं है। सही उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो सही उत्तर आपका एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो बोला जा रहा है वो हो जाएगा आपका क्या, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ओके, ऑप्शन नंबर 2 जो है, जो एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है क्या, एनसीएफ 2005, जो कि भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करती हैं हमें। ओके, तो ये विद्यालय से संबंधित है, तो इसीलिए इनसे रिलेटेड हमें हर चीज़ को बताया जाता है एनसीएफ 2005 में। ओके, बच्चों के किस प्रकार से एनसीईआरटी से कहता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है यहाँ पर कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियाँ यानी कि ब्लैंक की ओर संकेत करता है, किस और संकेत करता है, ऑप्शन में से वो आपको बताना है। क्या ऑप्शन 1 वे कैसे सीखते हैं इस ओर संकेत करती है, या ऑप्शन 2 शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर की ओर संकेत करती है, ऑप्शन 3 यांत्रिक अभ्यास की ओर आवश्यकता, या फिर ऑप्शन 4 सीखने की अनुपस्थिति की ओर मतलब हमें संकेत करती है। तो जो बच्चों की गलतियाँ होती है वो किस प्रकार की किस तरफ और संकेत करती है वो आपको बताना है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि वे कैसे सीखते हैं। ओके, बच्चे आखिरकार किस प्रकार से सीखते हैं इसी और उनकी गलतियाँ हमें संकेत करती है, इसलिए उनका गलतियाँ भी हमारे लिए पॉजिटिव ही है। ओके, पेपर में उन्हें गलत न समझिएगा, यानी कि उसे निगेटिव न समझिएगा, वो पॉजिटिव है, जितनी गलतियाँ करेंगे उस वही सही है, क्योंकि गलतियाँ करके ही बच्चे सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है आपसे कि एक बच्चा जो ब्लैंक से ग्रस्त है वो शॉक को वास्प और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, क्या हुआ आप बताएंगे। यह क्या वो शब्द जम्बलिंग विकार है, या ऑप्शन है डिस्लेक्सिया से विकार है, या थर्ड है डिस्लेक्सिया से, या फोर्थ है डिस्मॉर्फिया से विकार है। तो ये आपका जो दिखा रहा है वो लर्निंग डिसऑर्डर से है, और इसमें आपको बताना है कि जो बच्चा शॉ को है ना, यानी कि वो शॉ को वास पढ़ रहा है और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, तो ये जो अंतर उनमें नहीं कर पा रहा है तो वो इनमें से क्या मतलब होगा, तो वो जो हो जाएगा आपका ये डिस्लेक्सिया में आएगा। डिस्लेक्सिया में बच्चे हर चीज़ का उल्टा यानी कि गलत तरीके से पढ़ पाते हैं, जैसे सौ को वास पढ़ पा रहे हैं, न्यूक्लियर को अनक्लियर, इस प्रकार से पढ़ने से संबंधित जो होता है वो डिस्लेक्सिया में के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट 8 नंबर में आ जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। 8 क्वेश्चन नंबर कहता है कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम क्या कर सकते हैं, जब हम उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें, या ऑप्शन 2 बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम भी उठाए, या ऑप्शन 3 बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दें, या फिर फोर्थ है बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराएं। तो यहाँ पर सही जवाब की ओर बढ़ेंगे, तो जो सही और एप्रोप्रिएट आंसर होगा बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएंगे। ओके, यदि सुधारात्मक कदम भी उठाएंगे उनके साथ साथ प्रगति के साथ साथ, तो उनसे बेटर सीखने की प्रक्रिया में और हो नहीं सकती है। बाकी 3 ऑप्शन गलत रहेंगे, सही एप्रोप्रिएट सेकंड रहेगा। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट 9 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कोहलबर्ग में आ जाइए। कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है, हो सकता है माय फ्रेंड्स हल्का थोड़ा आपको इसमें क्वेश्चन जैसा पेपर उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा धुंधला दिख सकता है, बट कोई बात नहीं, पढ़ रही हो आप ध्यान से इसको सुनिएगा, समझ में आसानी से आ रहा दिख भी रहा है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, बताइए कैसे कर सकता है। क्या वो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कर सकता है, या ऑप्शन 2 कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश दे करके कर सकता है, या ऑप्शन 3 धार्मिक शिक्षा को महत्व दे करके, या ऑप्शन 4 व्यवहार के स्पष्ट नियम बना करके। तो सही उत्तर की ओर बढ़ेंगे कि कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग जो शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे करेगा, तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके। ओके, कैसे व्यवहार करना चाहिए उस पर कठोर तो करेगा नहीं, ओके, धार्मिक को सिर्फ देकर के महत्व करेगा नहीं, व्यवहार के स्पष्ट नियम सिर्फ बता करके एक पॉजिटिविटी सिर्फ दिखा नहीं रहा है, इसमें सारी चीज नैतिक मुद्दों में सभी चीजों को आ जाएंगी, टोटल A to Z जो भी बच्चों में सीखनी चाहिए, चाहे वो अच्छे हो या बुरे दोनों के, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, और आधारित चर्चाओं में शामिल करके बच्चे चर्चा से और भी बेटर तरीके से सीख सकेंगे। तो जो 9 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वो जगह ऑप्शन नंबर 1। ओके, 10 क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्राथमिक, ओके क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत कहानी सुनने, यानी संगीत कहिए या कहानी कहने, या नाटक या कला शिल्प खेल या जैसे आदि गतिविधियों का संचालन हो किस प्रकार से, क्या वो सप्ताह में एक बार होना चाहिए था, या फिर प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, या फिर अलग से संचालित करना चाहिए। ऑप्शन 4 कहता है आपसे कि अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। तो किस प्रकार से कराया जाना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, यानी कि 1 to 5 के बच्चों के लिए संगीत या कहानी सुनने का एक होता है ना बीच में, साथ साथ नाटक कला शिल्प, इस प्रकार से खेल जो भी गतिविधियां उनसे डेवलपमेंट पे जो भी जोड़ी जाए जा रही, तो उन सब के लिए किस प्रकार का संचालन किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए, वो पूछा जा रहा है। तो क्या वह प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होगा, तो क्या वो बेटर नहीं होगा, मुझे लगता है वो सबसे बेटर होगा कि हर विषय के साथ साथ संगीत में, विषय में, कहानी में, जो भी जिनके साथ जो भी विषय के साथ अप्रोप्रिएट आंसर जुड़ रहा है इनमें से उन सबको जोड़ते हुए हमें चलना चाहिए, ये गतिविधियां सबसे बेटर होगी। ओके, न कि सप्ताह में सिर्फ एक बार होने से, न कि अलग से संचालित करना चाहिए, और अतिरिक्त समय मिलेगा तब सिर्फ करना चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति को आपको बताना है फ्रेंड्स। ओके, सूक्ष्म गति जो कि कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गति में आप जान रहे हैं ना, है ना, यहाँ पर 2 प्रकार की गति जिस प्रकार से होती है,
हम बात कर रहे थे सूक्ष्म गति कौशल, जिन्हें दो प्रकार के सूक्ष्म गति के बारे में हम बात करते हैं। कौशल दो प्रकार के दिए गए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका सूक्ष्म गति बोला जाता है और एक स्थूल गति कौशल के बारे में बोला जाता है। अब ये सूक्ष्म गति कौशल क्या होता है और स्थूल गति कौशल क्या होता है, ये कौन सी चीज़ है, तो ये बहुत सिंपल सिटी है। सूक्ष्म यानी कि छोटा और स्थूल यानी कि बड़ा से आप समझ सकते हैं। यानी कि जो भी हमारा बॉडी पार्ट्स होता है, बच्चे से रिलेटेड है, किसी भी इंसान से रिलेटेड, सबसे छोटा यानी कि छोटे से छोटे जो पार्ट्स, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपका आइज ले लीजिए और फिंगर, ओके, ये दो सबसे बेटर एग्जाम्पल रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये दोनों इससे हम जो भी कार्य करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि हमें गिलास से पानी पीना हो तो इंगलियों के थ्रू हम गिलास से उठाते हैं और पानी पीते हैं। ओके, किसी चीज़ को हमें आंखों से यदि केंद्र करना हो, यानी कि किसी से निशाने से रिलेटेड, तो हम आंखों के थ्रू कर सकते हैं। तो ये जो आता है ये कौशल सूक्ष्म गति के अंदर आएगा। और जो जिस भी स्थूल में, यानी हमारे बॉडी का जो भी पैर, हाथ, ये बड़ी मात्रा से जिन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं वो स्थूल गति यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल पे आता है। और ये फॉर एग्जाम्पल यहीं से आप समझ जाएंगे, जैसे कि पहला ऑप्शन आपसे चढ़ना है, दूसरा ऑप्शन आपका फुदकना बोल रहा है, थर्ड ऑप्शन आपका दौड़ना और फोर्थ ऑप्शन आपका लिखना कह रहा है। तो यहाँ आपसे सूक्ष्म गति कौशल का एग्जाम्पल पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इस ऑलरेडी आप ऑप्शन देख करके समझ गए होंगे। इसमें जो सूक्ष्म गति का बात करेंगे तो वो आपका लिखना, क्योंकि इसमें फिंगर टिप्स का यूज़ हो रहा है ना। चढ़ने पर हम पैरों का इस्तेमाल करेंगे और फुदकना में भी पैरों का इस्तेमाल होगा, जो कि बड़े ग्रॉस मोटर स्किल का वो एग्जाम्पल रहेगा। दौड़ने में भी, लेकिन लिखने में क्या हमारा पैर और कोई शरीर का बाहरी यानी बड़े से बड़े अंग का प्रयोग नहीं की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ छोटे से छोटे यानी कि फिंगर टिप्स का यूज़ किया जा रहा है, तो वो हमारा सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपसे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है कि एक शिक्षिका, ओके, अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। बताइए कि यह उपागम किस चीज़ का मतलब किस सिद्धांत पर आधारित है, वो बताना है। ऑप्शन 1 आपका कहता है कि सीखने की तात्पर्यता पे है, या ऑप्शन 2 सक्रिय भागीदारी पर है, ऑप्शन 3 अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन पर है, या ऑप्शन 4 अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमि का प्रतिरूप बनाना। ओके, तो सही उत्तर की ओर बढ़ेंगे। सही उत्तर आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका पूछता है कि एक शिक्षिका यानी कि एक टीचर जो है, आप कभी भी अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है। वो बच्चे को, विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा में सहयोगात्मक अधिगम अपने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जिस प्रकार से हम कुछ भी क्वेश्चंस करते हैं बच्चों से, तो बच्चों से चाहते हैं कि उनसे आंसर, मतलब उनसे सुनने को प्राप्त हो, नहीं मिले उसके बाद लास्ट में हमें, लेकिन जिस प्रकार से हमारा उनके प्रति पढ़ाने का तरीका और वो पूछने का तरीका रहता, वो उपागम का सिद्धांत बताना किस चीज़ पर है, तो बच्चों की उस क्वेश्चन के प्रति हमें सक्रिय भागीदारी को मतलब प्रस्तुति दिखाना। यह उपागम सक्रिय भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित है। ओके, तो ये सिद्धांत कौन सा होगा वो पूछ रहा था, तो ये सक्रिय भागीदारी के मतलब अंतर्गत आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 13 क्वेश्चन क्या कहता है। 13 क्वेश्चन कहता है कि एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, तो उसका बुद्धि लब्धांक क्या होगा, ये पूछ रहा है। अब ये किस चीज़ से क्वेश्चन है, किस प्रकार से, तो वो आपका यानी कि IQ टेस्ट से पूछा जा रहा है, जिसको इंटेलिजेंसी से पूछा जा रहा है। और इसमें आपका फॉर्मूला होता है, IQ की बात करें तो IQ का फॉर्मूला आपका हो जाएगा यहाँ पर MA/CA गुना 100। ओके, इसी फॉर्मूला पे आपका ये आंसर बैठेगा। तो यहाँ पर अब इस फॉर्मूला पे किस प्रकार से बैठा जाएगा, जिस प्रकार से यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है बुद्धि लब्धांक क्या होगा, यानी कि हम यानी कि हमारा IQ पूछा जा रहा है, तो IQ पूछा जा रहा है, तो जिस प्रकार से हमारा इसका फॉर्मूला होगा कि आयु पूछा जा रहा है कितना होगा इसका, तो यहाँ पर आयु इसका हो जाएगा ओके 12, और साथ ही साथ इनका जो शारीरिक आयु है जिन्हें की बोला जाता है वो हो जाएगा आराम से 10, यहाँ 100 से देखेंगे तो ये कटेड, ये आपका गुना हो जाएगा 120, तो यानी कि जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 120। नॉर्मली ये ईजी था, और क्योंकि इसका फॉर्मूला सही था, फॉर्मूला पे आप बैठाइएगा तो ये आसानी से निकल जाएगा। इसमें आपको IQ पूछा गया, किसी किसी में इसका आयु पूछ लिया जाता है, कभी कभी क्या था शारीरिक आयु भी पूछ लिया जाता है, तीनों में से कोई भी पूछ लिया जाएगा, बाकी 2 दिया जाएगा। तो चलिए ये तो हो जाएगा इसका फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आ गया। इसका फॉर्मूला फिर से मैं एक बार बता देना चाहूँगी। IQ से पूछा गया है, इंटेलिजेंस से जिसका फॉर्मूला आपको MA जिन्हों मेंटल एज कहा जाता है, और बाय CA ओके, जिन्हें हम क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं, और गुना यहाँ पर 100 कर दीजिएगा। ओके, ये इसका एज हो गया, इस पर आपका आसानी से निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि यहाँ पर समेकित शिक्षा इंगित करता है, किसको करता है, ऑप्शन नंबर 1 सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, ऑप्शन 2 सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल में, ऑप्शन 3 सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल, या ऑप्शन 4 सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा की ओर। सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है 14 में आपसे जो सही जवाब होगा वो होगा समेकित शिक्षा को किस प्रकार से इंगित कर जा रहा है। ओके, तो सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, ओके, जिसे समावेशी शिक्षा के नाम से भी हम जानते हैं। ओके, ये आपका सही अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहता है फ्रेंड्स। 15 क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, किस प्रकार से कर सकता है। ऑप्शन 1 अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, या ऑप्शन 2 आदर्श रूप से बर्ताव करके, या ऑप्शन 3 महान व्यक्ति के बारे में बोल करके, या ऑप्शन 4 उन्हें अच्छी कहानियां सुना करके। सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन 5 यानी 15 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आप समझ गए होंगे कि एक शिक्षक विद्यार्थी के सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, किस प्रकार से वो कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2 आदर्श रूप से बर्ताव
बदलाव करके। ओके, तो खुद का भी तो देखना है ना, बिहेवियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर देख लीजिए। 16 क्वेश्चन कहता है कि स्तर, ओके, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थी को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह किस प्रकार का, मतलब किस तरफ संकेत करता है, यानी कि यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर प्रगतिशील, वो दिखाता है ऑप्शन नंबर 1 प्रगतिशील चिंतन, ऑप्शन 2 वैश्विक प्रवृत्तियां, ऑप्शन 3 परियोजनात्मक उपागम, या ऑप्शन 4 लैंगिक पूर्वाग्रह। तो ये किस प्रकार से दिखाता है, ये आपका दिखाएगा यहाँ पर ऑप्शन, बात करें तो ऑप्शन नंबर 4, ओके, लैंगिक पूर्वाग्रह की ओर ये हमें दिखाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है वो बताना। ऑप्शन 1 यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ऑप्शन 2 विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है, या ऑप्शन 3 सभी की विकास दर समान नहीं होती है, या ऑप्शन 4 विकास हमेशा रेखीय होती है। सही उत्तर की ओर बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा विकास का सिद्धांत है। ओके, तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये पहला ऑप्शन ऑलरेडी कर दी जाता है। विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है, ये भी कर जाता है। ओके, सभी विकास दर समान नहीं होती है और विकास हमेशा रेखीय होती है। ऑब्वियसली ऑप्शन थर्ड सही उत्तर निकल रहा है, क्योंकि इसमें हम सभी को पता है कि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी होती है और अंतर संबंधित भी होती है, प्लस वो रेखीय हमेशा नहीं होती है। ओके, क्योंकि और विकास की दर समान नहीं होती है, बिल्कुल से स्टेजेस वाइज जिस प्रकार से प्याजी का हम पढ़ते हैं कि सामान्यता कि हर विकास का दर जो होता है वो अपने अपने एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। तो सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 18 क्वेश्चन नंबर आपसे कहता है फ्रेंड्स कि यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते हैं, ओके, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षा चाहिए कि ऑप्शन 1 शिक्षण विधि बदल दे, या फिर ऑप्शन 2 दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, या ऑप्शन 3 कक्षा से चला जाए, या ऑप्शन 4 कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करे। सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं। सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 18 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कि शिक्षण विधि बदल दे। ओके, यदि बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं तो बच्चों को नहीं बदलना है, हमें शिक्षण को बदलने की आवश्यकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 19 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्यवहार का करना पक्ष में आता है, किसके पक्ष में आता है, क्या वो सीखने के गति क्षेत्र के पक्ष में आता है, क्या वो सीखने के भावात्मक क्षेत्र के पक्ष में आता है, या क्या वो सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में आता है, या क्या वो सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है। तो बताएंगे किस क्षेत्र में आता है, तो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सीखने के गति क्षेत्र में आता है। ओके, व्यवहार का करना सीखने के गति क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है आपसे कि बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किस प्रकार से सहायता करता है, ऑप्शन 1 शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप में संबोधित करने में, ऑप्शन 2 शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में, या ऑप्शन 3 शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, या ऑप्शन 4 शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं। सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 21 क्वेश्चन नंबर आपसे कहता है माय फ्रेंड्स कि शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। क्या अंतर का कारण हो सकता है, क्या हुआ शिक्षार्थियों की सामाजिकरण प्रक्रिया हो सकता है, या फिर ऑप्शन 2 शिक्षार्थियों द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति हो सकती है, या ऑप्शन 3 परिवार की आर्थिक स्थिति हो सकती है, या ऑप्शन 4 बालक का लालन पालन हो सकता है। तो सही उत्तर की ओर बढ़ेंगे कि शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में जो अंतर हमें देखने को प्राप्त होता है, हर विद्यार्थी अपने अपने स्थान पर अधिगम में अलग अलग प्रकार के होते हैं। जरूरी नहीं कि कोई बच्चा यदि प्रतिभाशाली हो तो दूसरा बच्चा भी प्रतिभाशाली ही हो सकता है, उनके मुकाबले वो सामान्य बालक के अंतर्गत भी आ सकता है। तो इस प्रकार से जो उनमें हमें देखने को प्राप्त अंतर मिलता है, तो वो किस चीज़ का उदाहरण हो सकता है, इनमें से ऑप्शन को देख करके बताना, तो वो आपको हो जाएगा सेकंड ऑप्शन नंबर विद्यार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति। ओके, ये इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ जाए। 22 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है आपसे, 22 क्वेश्चन कहता है मेरे फ्रेंड्स की कक्षा एक में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए, ये बताना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार आने वाला है। हमें लगता है कि 2022-23 हर किसी भी ईयर्स में ये पूछा जाता ही है। ओके, या पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों में से किसी में एक में पूछने की इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। चलिए देख लेते हैं कि इनका जो कक्षा एक में फिलहाल ये कक्षा 1 की पूछा जा रही है, तो उनमें बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए। ओके, तो ये बताना क्या पहला ऑप्शन सुनना बोलना पढ़ना लिखना होना चाहिए, ऑप्शन 2 लिखना पढ़ना सुनना बोलना होना चाहिए, ऑप्शन 3 सुनना लिखना बोलना पढ़ना चाहिए होना चाहिए, या फिर ऑप्शन 4 लिखना बोलना पढ़ना सुनना चाहिए। तो किस प्रकार से कक्षा 1 के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, ओके, कि 1 में बच्चों के भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए। तो जो क्रम में होना चाहिए वो होना चाहिए सबसे पहले उन्हें सुनाना होना चाहिए। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्लास में हम सबसे 1 क्लास में बच्चे किसी चीज़ से जो भी कोई पाठ स्टार्ट करे उससे रिलेटेड पहले उन्हें समझाने सुनाना चाहिए, उससे कहानी से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से कोरिलेट करके। उसके बाद सुनाएंगे तो ऑब्वियसली बोलना पड़ेगा, उसके बाद उसमें पढ़ाना चाहिए, और तब लास्ट में उनमें लिखाने की प्रक्रिया आएंगे। इसलिए आपका एप्रोप्रिएट उत्तर कक्षा 1 के अकॉर्डिंग पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मानव व्यक्तिगत परिणाम है, किसका परिणाम है, क्या केवल अनुवंशिकता का है, यानी कि हेरिडिटी का है, या ऑप्शन पालन पोषण और शिक्षा का है, या ऑप्शन 3 अनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया, यानी दोनों का है, अनुवंशिकता या फिर इन्वायरमेंट दोनों का है, या फिर केवल इन्वायरमेंट का है। ओके, तो ये
ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल आता ही आता है और आपको इससे पूछना चाहिए, क्योंकि ये हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से पूछा गया क्वेश्चन है और इनसे हर साल पूछा ही जाता है एक नए क्वेश्चन क्वेश्चन चाहे जिस तरीके से भी पूछे। ओके, तो इनका फिलहाल उत्तर की बात करें तो मानव जो व्यक्तिगत परिणाम है वो ऑब्वियसली ऑप्शन 3 की ओर होगा कि वो यानी कि अंशानुगत जिसे हम बोलते हैं और साथ ही साथ वातावरण यानी कि हेरिडिटी एवं एनवायरनमेंट दोनों का अंतरक्रिया ये होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की ओर आ जाइए। 24 क्वेश्चन क्या कहता है माय फ्रेंड्स? 24 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे, ओके, यानी कि पहला और दूसरा क्लास के बच्चों की बात करें तो क्या उनमें अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, या ऑप्शन 2 मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, या ऑप्शन 3 पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, या ऑप्शन 4 लिखकर शीघ्र सीखते हैं? बताइए किस प्रकार से वो शीघ्र सीखते हैं। कक्षा 1 और 2 का बात किया जा रहा है, यानी कि आपका प्राथमिक स्तर का, ये भी आपको ध्यान रखना। अब 1 और 2 का बच्चे जो होंगे उनका एज की बात करें तो कितने क्लास में होंगे? ऑब्वियसली वो बाल्यावस्था में आ चुके होंगे, प्राथमिक बाल्यावस्था, जो कि 6 से लेकर के आपका कितना आएगा टोटल? हम बात करते हैं पहले चरण की बात करते हैं 0 से 2, सेकंड लेवल की बात करते हैं 2 से 6 और थर्ड लेवल की बात करते हैं 6 से 11। तो ये 6 से 11 या फिर आप 12 भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक हम 1 और 2 की बात करें कक्षा का, तो उनमें जो आ जाती हैं उनमें मूर्त कंसेप्ट आ जाती है कम से कम कुछ हद तक। तो उनमें बिल्कुल किसी भी चीज़ को यानी कि क्लासिफिकेशन करना, श्रेषण करना या फिर उनमें किसी भी वर्गीकृत करना, ये सब का अनुभव उनमें आसानी से आ जाता है, क्योंकि वो स्टेज लेवल 3 में यानी कि बात करें तो 6 to 11 के एज में आ चुके होते हैं। और हम सभी जानते हैं कि 6 to 11 का एज कितना होता है? वो होता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, ओके, जिन्हें हम मूर्त अनुभव में शीघ्रता सीखने में उन्हें मिल जाती है। तो कक्षा 1 और 2 के स्तर की बात करें तो सही उत्तर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि मूर्त अनुभव में शीघ्रता सीखने को हमें प्राप्त मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन नंबर आपसे क्या कहता है? विद्यार्थियों व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? अतः शिक्षकों को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, ऑप्शन 2 कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, ऑप्शन 3 परीक्षाओं की संख्या को बढ़ा देना चाहिए, या ऑप्शन 4 सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। आंसर गेस कीजिए माय फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर की ओर बढ़ेंगे। तो मेरा सही उत्तर जो होगा तो यहाँ शिक्षक यानी शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता का बात किया जा रहा है। ओके, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखिएगा प्रदर्शित करते हुए अतः शिक्षक को ओके क्या करना चाहिए? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ये सबसे अप्रोप्रिएट उत्तर होगा क्लास, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन कहता है कि 26 क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है, वो आपको बताना है। ओके, बताइए शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? ओके, यानी सोशलाइजेशन से आपसे पूछ रहा है कि क्या तात्पर्य है। ऑप्शन 1 सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन होता है, या फिर ऑप्शन 2 सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना होगा, या ऑप्शन 3 अपने सामाजिक मानदंड बनाना, या ऑप्शन 4 समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो सही उत्तर की ओर बढ़ेंगे। 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का जो तात्पर्य होता है, यानी सोशलाइजेशन का जो तात्पर्य होता है वो होता है समाज वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ओके, ऑब्वियसली सामाजिकरण से रिलेटेड है, सामाजिकरण चैप्टर भी आपका बहुत बड़ा है सीडीपी में बात करें तो सामाजिक वातावरण से जो भी अनुकूलन और समायोजन उन्हें देखने को प्राप्त होता है बच्चों को, वो शिक्षा के संदर्भ में इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि जो सही उत्तर हो जाएगा 26 का वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 27 की ओर बढ़ जाइए। 27 क्वेश्चन नंबर आपसे क्या कहता है? 27 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से ओके यानी निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर पे कि शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होगा वो बताना। क्या वो गुण शिक्षक विधियों के सक्षमता और विषय का ज्ञान होगा, या ऑप्शन 2 उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता होगी, ऑप्शन 3 पढ़ाने की उत्सुकता होगी, ऑप्शन 4 धैर्य और लगन होगा। तो आपको बात करना है कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर यानी कि 1 to 5 क्लास के बच्चों के लिए शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होगा वो बताना। तो सबसे महत्वपूर्ण गुण होगा वो होगा ऑप्शन 4 धैर्य और लगन। ओके, यदि धैर्य और लगन के साथ शिक्षक अपने गुणात्मक रूप से काम करेंगे तो मुझे लगता है इससे अप्रोप्रिएट उत्तर नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु यानी कि थीम आप सबसे पूछ रहा हो कि सबसे अच्छी है वो बताना। क्या मेरा प्रिय मित्र सही होगा, या मेरा पड़ोस सही होगा, या मेरा परिवार, या मेरा विद्यालय? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन किया गया आपसे। तो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सा विषय वस्तु सबसे अच्छा होगा वो बताना है। तो सबसे अच्छा जो होगा, क्योंकि हमें अच्छा में वो सोचना है कि बच्चे जिससे सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ओके, जब से शुरुआती दौर है ना नर्सरी क्लास का, तो सबसे शुरुआती वो किनसे जुड़े रहेंगे? परिवार से। ओके, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन जो भी है उनसे, इसलिए सबसे अप्रोप्रिएट उत्तर होगा मेरा परिवार। ओके, उसके बाद बाकी तीनों आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरण किस चरण पर बच्चा वस्तुनिष्ठ यानी कि वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ओके, ऑप्शन 1 है आपका संवेदी प्रेरक चरण, ऑप्शन 2 है आपका पूर्व संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन 3 है आपका मूर्त संक्रियात्मक चरण, या आपका ऑप्शन 4 है आपका औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो सही उत्तर की ओर बात करते हैं। सबसे पहले पियाजे के अकॉर्डिंग पूछा जाए जरा, और कौन सा स्टेज पूछा जाए जरा, वो पूछा जाए जरा आपसे वस्तु स्थायित्व, जिन्हें हम ऑब्जेक्ट परमानेंट्स के नाम से जानते हैं। अब ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट परमानेंट्स किस कौन सा मतलब एज में आ जाता है पियाजे के अकॉर्डिंग, वो आप समझ गए होंगे पढ़ के। एक संवेदिक प्रेरक चरण, ओके, जिन्हें हम 0 से 2 वर्ष की और में जानते हैं, यानी जन्म से 2 वर्ष की आयु में बच्चों में वस्तु स्थायित्व का आ जाता है गुण। और ये लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ये कैसा होना चाहिए वो तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चन पढ़ते के साथ समझ गए होंगे। ऑप्शन 1 सुगमकर्ता होना चाहिए, ऑप्शन 2 अनुदेशन यानी कि अनुदेशनात्मक कर्ता होना चाहिए, या फिर ऑप्शन 3 प्रशिक्षक की या फिर नियंत्रणात्मक कर्ता का। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें
तो सही उत्तर की और बात करते हैं तो ये हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका ऑब्वियसली हमेशा होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। ओके, सुगमकर्ता की, क्योंकि सुगमकर्ता ही जिन्हें हम बोलते हैं फैसिलिटेटर, जो कि शिक्षा की भूमिका होनी चाहिए बच्चों के और प्रति, और ये सबसे बेस्ट एप्रोप्रिएट उत्तर है, बाकी सब बाद में। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से सीटेट में निरंतर स्तर को बढ़ाया जा रहा है समझ आधारित को लेकर के, तो ये क्वेश्चंस में आपको ये इन चीज़ों को ज़्यादातर देखना कि आपका गेसिंग कितना सही रहता है समझने। गेसिंग से ज़्यादातर आपको इस बात पे ध्यान देना कि आपका समझ कितना ज़्यादा इन क्वेश्चंस को लेकर बढ़ा है। ओके, जितनी समझ ज़्यादा होगी आई होप्स आप उसके उत्तर भी उसी प्रकार से दे पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन यही रहता है, इन्हीं चैप्टर से ही रहते हैं, बस क्वेश्चन को इसको थोड़ा सा चेंज कर देगा, और करना भी चाहिए, हर बार एक ही क्वेश्चन को पूछना भी सही नहीं होता। ओके, आई होप माय फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा, और अब तक लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने मोटिवेट होना होता है यदि लाइक करते हो तो, और यदि आपको पसंद आ रहा हो इसी तरीके से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए।